अंडरग्राउंड सीक्रेट काउ क्ले हाउस। निर्मल नाम के गांव में जोशी नाम का जमींदार रहता था। उस गांव में उनका खूब नाम था। एक दिन अपने घर में काम कर रहे पवन से कृष्ण, सुनो, हमारे पास कुछ गाय है ना जो दूध नहीं देती, उन्हें ले जाकर जंगल में छोड़ दो। जमींदार जी ने कहा है इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझे? अरे साहब, इन गायों ने हमें इतने दिन दूध दिया है, अब जब वो बूढ़े हो गए हैं उन्हें जंगल में छोड़ दिया तो कोई जंगली जानवर उन्हें खा जाएंगे। ये तो पाप है ना साहब। अरे वाह, अरे तुम तो बड़े रहम दिल हो। तो एक काम क्यों नहीं करते? तुम्हें जो हर महीने तनख्वाह मिलती है उसमें आधा काट लेते हैं और इन गायों को यहीं रहने देते हैं, या फिर तुम इस बारे में जमींदार से बात कर लो, ठीक है? अरे ऐसे क्यों कह रहे हैं साहब? अब मैं जमींदार जी से क्या बात करूंगा? अगर आप उनसे कहेंगे तो शायद वही रख लें इसे। अरे तुम अगले जन्म में जमींदार के घर पैदा होना, तब तुम्हें जो जी में आए करना, पर अब इस बात को यहीं खत्म करो। कहकर चला गया। तभी पवन के पास जमींदार का बेटा सूर्या आया। क्यों पवन भैया, किशन से तुम बहुत बहस कर रहे थे, वो क्या बात है, मुझसे भी तो कहो। अरे बेटा, ये सब हम नौकरों की बातें हैं, तुम खूब पढ़ाई करो। अगर ये सब बातें तुम्हें बताएं तो पिताजी को गुस्सा आ जाएगा। ये बात नहीं है, तुम गायों के बारे में कुछ कह रहे थे ना, वो बात बताओ भैया। तब पवन ने जो बात किशन से की वो सब सूर्या को बताया। अगर किशन चाचा ने इतने जोर लगाकर कहा है तो पिताजी ने जरूर उन्हें कहा होगा, लेकिन तुम और मैं क्या कर सकते हैं? लेकिन गायों के बारे में सोचकर दुख होता है भैया। सूर्या बेटे, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम अंडरग्राउंड काउ हाउस बनाते हैं, वहाँ हम इन गायों को छुपा कर रखते हैं। अरे वाह पवन भैया, तुम्हारा आइडिया बहुत बढ़िया है, तुरंत काम पे लग जाते हैं। उस सीक्रेट हाउस में मजे से खेल सकते हैं। उसके बाद पवन कुछ लोगों के साथ मिलकर एक सीक्रेट क्ले हाउस बनाया। और उसमें गायों को रखा। उसके बाद पवन और सूर्या हर रोज जाते थे और उस अंडरग्राउंड क्ले हाउस में गायों की देखभाल करते थे। यूं कुछ दिन बीत गए। एक दिन व्यापारी फनी से किशन, साहब, आपने जैसा कहा मैंने गायों को बाहर भेज दिया है। वैसे आप इन गायों को करेंगे क्या? अरे और क्या करेंगे, तुम्हारे जमींदार बहुत जल्द राजनीति में आना चाहते हैं। अगर उन्हें मात देना हो तो उनके खिलाफ प्रचार करेंगे, ये कहकर कि जो आदमी गूंगे जानवर की देखभाल नहीं कर सकता वो लोगों का क्या ख्याल रखेगा। इस तरह जमींदार की बदनामी होगी और वो राजनीति में जीत नहीं पाएंगे। उसके बाद वो पार्टी सीट मुझे मिलेगा। आपको तो सीट मिलेगा साहब, पर मेरी नौकरी जाती रहेगी और बाद में मेरी जान भी जाएगी। अरे ये क्या किया आपने, मुझे ऐसे फंसा दिया। अरे तुम टेंशन ना लो यार, तुम चिंता छोड़ो, कल जब मैं एमएलए बन जाऊं तो तुम मेरे राइट हैंड बन जाओगे। अब जाओ और जाकर उस जमींदार को कैसे मात देना है उसके तरकीब सोचो। यूं कुछ दिन बीत गए। एक दिन एसआई जमींदार के घर आया। जमींदार जी, आपके खिलाफ कंप्लेंट आया है। हमें खबर मिली है कि आप जो गाय दूध नहीं देती उन्हें जंगल में छोड़ रहे हैं और कुछ व्यापारियों को बेच रहे हैं। इसी की छानबीन करने आया हूँ। देखिए, मेरे पॉलिटिक्स में आना कुछ लोगों को अखर रहा है, इसीलिए मेरे खिलाफ ये बैड प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमारी एक भी गाय गायब नहीं हुई है, सब गाय यही हैं। देखिए, आपके खिलाफ कंप्लेंट देने वाला और कोई नहीं, आपका ही दीवान है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। तब वहीं खड़ा दीवान, ये क्या मालिक, आप ही ने तो मुझसे गायों को जंगल में छोड़ने के लिए कहा था और मेरे कहने पर पवन गायों को जंगल में छोड़कर आया। एसआई साहब, अगर आप चाहें तो पवन से भी पूछ सकते हैं। क्या दीवान जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मालिक ने कब कहा था गायों को जंगल में छोड़ने के लिए? मालिक ने तो उन बूढ़ी गायों के लिए अंडरग्राउंड में एक सीक्रेट प्ले हाउस बनाया है, वहीं पर रखकर उनकी खूब अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। आइए आप सबको दिखाता हूँ। कहकर उन सबको वहाँ ले गया। उन गायों को देखकर एसआई, क्यों दीवान, नाटक कर रहे हो? सब गाय यहीं पर तो हैं, क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हारा क्या इरादा है? ए पवन, मेरे तुमसे कहने के बावजूद तुमने इन गायों को यहाँ पर छुपा कर रखा था। तुम्हारी ये हिम्मत, मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकालता हूँ। कोई जरूरत नहीं है दीवान, घर के भेदी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए ही हम सब ने मिलकर ये प्लान किया है। पवन और सूर्या ने मिलकर तुम्हारे बारे में मुझे और जमींदार को सब कुछ बता दिया था। अब फनी और तुम जेल में चक्की पीसोगे। चलो थाने, तुम्हारे मतलब के लिए
तुम गूंगे जानवर को परेशान करते हो, कहकर उन्हें गिरफ्तार करके ले गया। बाद में उन गूंगे जानवरों को बचाने के लिए पवन और सूर्या की जमींदार ने खूब प्रशंसा की। गरीब का स्कूटर बाइसाइकिल। चंपापेट नाम का गांव शहरों और टाउनों से काफी दूर था। उस गांव के लोग ज्यादातर खेती ही करते थे। उस गांव के युवक नौकरी ढूंढते हुए शहर चले जाते थे, लेकिन उस गांव का सूर्या नामक युवक ऐसा नहीं करता था, क्योंकि उसे अपनी माँ से बहुत प्यार था और उसकी माँ की सेहत ठीक नहीं थी। इसीलिए डिग्री तक पढ़ाई करने पर भी सूर्या वो गांव छोड़कर नहीं जा रहा था। उसी गांव में एक चाय की दुकान चलाते हुए वो अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन उसकी भी ये इच्छा थी कि वो भी दूसरे लड़कों की तरह नौकरी करे। कुछ समय बाद पंडित नाम का एक व्यक्ति ने आकर उस गांव में एक खाद की फैक्ट्री खोली। अखबार में इश्तेहार छपवाया कि खाद के मार्केटिंग के लिए हमें डिग्री पढ़े हुए युवक की जरूरत है। ये इश्तेहार पढ़कर सूर्या बहुत खुश हुआ। अगले ही दिन सूर्या अपने साइकिल पर उस फैक्ट्री में इंटरव्यू के लिए गया। पंडित ने सूर्या का बायोडाटा देखा और वेरी गुड, तुम इस नौकरी के लिए एकदम फिट हो। वैसे तुम जानते हो ना कि मार्केटिंग का मतलब है एक दिन में कम से कम 100 किलोमीटर का चक्कर लगाना होगा। इसीलिए जिसके पास खुद का बाइक या स्कूटर हो उसे ही ये नौकरी मिलेगी। वैसे तुम्हारे पास है ना? अच्छा सर, पर हम बहुत गरीब हैं। मेरे पास बाइक नहीं है सर। मेरे पास मेरे पिताजी का साइकिल है बस। पर हाँ, मैं उसे बाइक और स्कूटर के बराबर चला सकता हूँ सर। अगर आप चाहें तो मेरा टेस्ट ले लें। सॉरी सूर्या, अगर तुम्हारे पास बाइक या स्कूटर ना हो तो हम तुम्हें ये नौकरी नहीं दे सकते। ये हमारा सिद्धांत है। काफी सारे लड़के इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब तुम जा सकते हो। वैसे मैं तुम्हें 2 दिन का मोहलत देता हूँ। अगर तुम स्कूटर खरीद लोगे तो अच्छा है। सूर्या निराश होकर चला गया। घर के बाहर अपने पुराने साइकिल को देखकर सूर्या चिंतित सा बैठा था। तब उसकी माँ सुरभि, बेटा ये सब परेशानी क्यों ले रहे हो? मैं बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। अब तुम मेरे लिए बैठे रहे तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी बेटा। तुम बहुत होशियार हो। तुम फॉरेन शहर चले जाओ और अपने लिए नौकरी ढूंढ लो बेटा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। मेरी बात मान लो बेटा। अब तुम ज्यादा ना सोचो। माँ, तुमसे दूर रहकर मैं चाहे जितना मर्जी तरक्की कर लूं, मैं खुश नहीं रह सकता। मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा। तुम खाना खाकर सो जाओ। तभी पड़ोसी का बेटा टिंकू वहाँ आया। क्यों भैया, आप इतने परेशान क्यों हैं? तब सूर्या ने उसे सब कुछ बताया। भैया, मैं जानता हूँ कि तुम साइकिल काफी तेज चला लेते हो और तुम चाहे जितना मर्जी चला लो तुम थकते नहीं। ये बात मैं भी जानता हूँ, लेकिन कंपनी वाले विश्वास नहीं करते। वैसे इसका एक उपाय है। मेरे पिताजी के स्कूटर का इंजन खराब हो गया तो उसे छोड़कर पिताजी ने नया स्कूटर खरीद लिया। तुम उस स्कूटर के अगले हिस्से को अपने साइकिल से जोड़ दो। तुम अपने बॉस को साइकिल का अगला हिस्सा ही दिखाओ, तब वो समझेंगे कि तुम्हारा स्कूटर है। अब नौकरी मिलने के बाद तुम तो मेहनत करोगे ही, तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। सूर्या को ये बात गलत लगी, लेकिन अपनी काबिलियत पे उसे भरोसा था, इसलिए वो मान गया। अगले दिन सूर्या और टिंकू ने मिलकर स्कूटर बाइसाइकिल तैयार किया। सूर्या उसे चलाते हुए खाद के फैक्ट्री के पास गया। पंडित को लाकर उस स्कूटर बाइसाइकिल के सामने खड़ा किया। वेरी गुड, तुम्हारी नौकरी पक्की। उस दिन से सूर्या उस स्कूटर बाइसाइकिल को चलाते हुए काफी दूर दूर तक जाने लगा। वो आसपास के गांव के सारे खेत के पास जाता था और किसानों को अपने खाद के बारे में समझाता था। इस तरह बहुत जल्द ही पंडित के फैक्ट्री में से खाद ट्रक भर भर कर किसानों के खेत में जाने लगे। पंडित बहुत खुश हुआ। एक दिन पंडित ने कार में जाते हुए सूर्या को उस स्कूटर बाइसाइकिल को चलाते हुए देखा।
उस दिन शाम को पंडित का पीए सूर्या से बॉस ने तुम्हें आज साइकिल चलाते हुए देखा था। उन्होंने तुम्हें ऑफिस आते ही मिलने को कहा है। वो बहुत गुस्से में है, जरा ध्यान से। सूर्या के पसीने छूटने लगे। सूर्या पंडित के कैबिन में गया। सूर्या, तुमने मुझे धोखा दिया है। सर वो माँ गांव इसलिए ऐसा कहने लगा। रुको, वैसे गलती मेरी है। मैंने ही तुम पर भरोसा नहीं किया था। मैंने तुम्हारे इस लगन को पहचाना नहीं था। मेरी वजह से तुम्हें काफी परेशानी उठानी पड़ी। वैसे काम में लगन होनी चाहिए। तुम चाहे साइकिल में जाओ या स्कूटर में। तुम्हारे साथ काम करने वाले लड़के पेट्रोल के पैसे तो ले जाते हैं, फिर घर जाकर सो जाते हैं। पूछने पर कहते हैं कि किसानों को अपना खाद पसंद नहीं आया। लेकिन तुम हर रोज 100 किलोमीटर साइकिल चलाते हुए जाते हो और किसानों को समझाते हो। इस बात से मैं समझ गया हूँ कि तुम अपने माँ से कितना प्यार करते हो। मैं ये भी समझ गया हूँ कि तुम इस कंपनी को कितनी शिद्दत और कितनी जिम्मेदारी के साथ संभाल सकते हो। अब तुम्हें बाइक या स्कूटर की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाता हूँ। मैं तुम्हें कार देता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम इन लड़कों को सुधारोगे और अपने कंपनी को खूब आगे ले जाओगे। सूर्या की आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे। सूर्या कार में घर पहुंचा। माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सूर्या टिंकू से, ये सब तुम्हारे वजह से ही हुआ टिंकू। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। नो सॉरी नो थैंक्स बिटवीन फ्रेंड्स। तब सूर्या ने टिंकू को गले से लगा लिया।